जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। गेन कॉन्सेप्ट गेन रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का एमसीक्यू देखने वाले हैं। यह जो चैप्टर है सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के, यहाँ तक कि ट्वेल्थ के भी एग्जाम में, ट्वेल्थ का भी जो बोर्ड एग्जाम होता है वहाँ भी बहुत ही आपके लिए लाभकारी है। और ये इससे सवाल रहता है, हमेशा प्रश्न रहेगा इससे। और साथ ही साथ यदि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस हो, या फिर आप बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और बिहार दरोगा और रेलवे एसएससी, ये सब किसी भी तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके उसमें आपको ये बहुत ही लाभ करेगा। उसमें अभी दो चार सवाल पूछते हैं और रहना ही रहना है इस टॉपिक से। ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये रिवीजन सेशन है, तो एमसीक्यू से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और एक एक करके हम लोग प्रयास करें कि जहाँ पर हमको ज़्यादा डिस्कशन का ज़रूरत होगा, जहाँ हमको बताने का ज़रूरत होगा, लगेगा कि हाँ इस टॉपिक को हम लोग और बेहतर ढंग से डील कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं, तो हम उसको प्रयास करेंगे कि हम उसको डीप तक, हम उसको पूरे ना बेहतर ढंग से उसका हम डिस्कशन करें। और ये हमारा एक्सलेंट कोचिंग सेंटर है, रोड अशोक नगर, रोड नंबर 3 में। और यहाँ हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर के हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग तो ऑनलाइन हैं ही। ओके, तो अ, पहला सवाल हम लोग देखते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला सवाल हम लोग लेते हैं आज। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917? तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या है कि भारत में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। और इसे शुरुआत करने का जो श्रेय है, बिहार के एक किसान हैं, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ही गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया। और गांधी जी भारत कब आए? गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका को छोड़ करके, है ना, भारत पूरी तरह से, वो 1915, 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसी कारण 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। और गांधी जी जब भारत आए तो वो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में वो शामिल होते हैं, लखनऊ अधिवेशन में। और वहाँ ही राजकुमार शुक्ल का मुलाकात गांधी जी से होता है। और इस बीच गांधी जी उनको आश्वासन देते हैं कि हम चंपारण आएंगे और किसानों पर हो रहे अत्याचार और जो भी जुल्म हो रहे हैं, अंग्रेज ने जो तिनकठिया प्रणाली का एग्रीमेंट किया है इनके साथ, वो उसको हम उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और हम लोग सफल होंगे। ठीक है, तो गांधी जी को आमंत्रित करने वाले, इनवाइट करने वाले कौन व्यक्ति थे? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी आते हैं 1917 में। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का सेशन होता है, वहाँ वो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और उसी दौरान वो भारत भी आते हैं, 15 अप्रैल 1917 को। ठीक है, गांधी जी चंपारण की ओर रवाना होते हैं और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार की धरती पर आते हैं। और इस तरह से गांधी जी का आगमन 1917 में बिहार में होता है और गांधी जी का एक पहला सत्याग्रह था, जन आंदोलन था। ठीक है, इस तरह से गांधी जी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था पहला जो सत्याग्रह है भारत में, वो कौन सा था? वो है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ओके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, ओके। आगे इसके लिए इसकी जांच के लिए, इस चंपारण सत्याग्रह की जांच के लिए एक कमेटी बैठे थे, एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी का जो नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी थी। और उसके उसने रिपोर्ट और इस कमेटी में गांधी जी भी शामिल थे। और इस कमेटी ने जब जांच किया तो ये कमेटी शौक रह गई। अ, किसानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। जो इंडिगो के फार्मर थे, क्योंकि 3 कट्ठे में, यानी 1 बीघा में जो 20 कट्ठे में किसानों को किसानों को कपास की खेती करनी होती थी, इंडिगो की फार्मिंग करनी होती थी, जिसके कारण किसान का जो जमीन था वो बंजर हो जाता था और फसल का लागत भी उनको नहीं मिलता था, जिसके कारण किसान लॉस में जा रहे थे और किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे किसानों ने इतने कर्ज में डूब गए कि वो शोषण का शिकार होना शुरू हो गए। ठीक है, ओके। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट के पीछे कहानी क्या है पहले? तो रॉलेट एक्ट की जो आया था, इसको बनाने वाले कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट। ये
शुरुआत तो इसका बनना 1917 से ही हो चुका था, लेकिन ये पारित होता है मार्च में जाकर के लागू होता है, मार्च 1919 में लागू होता है। ठीक है। और इसके पीछे कहानी क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उसमें ट्रिगुट त्रिगुट जो है और जो एक अलायंस है, जो ये त्रिगुट है और एक ब्रिटेन है और अमेरिका और रूस, फ्रांस, ये सब इनका जो टीम है, ठीक है, दो दो टीम थे, ठीक है, एक था ध्रुवी राष्ट्र और दूसरे थे मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की जीत हो जाती है और ध्रुवी राष्ट्र वाले जो हैं उनकी हार हो जाती है। और ध्रुवी राष्ट्र में कौन थे? ये थे टर्की, तुर्की थे, इटली और ऑस्ट्रिया, ये सब जो थे किस में थे, किस टीम से खेल रहे थे वो? यानी आप समझ लीजिए कि दो दो लोगों के बीच ना क्रिकेट मैच हो रहा है, एक है मित्र राष्ट्र और दूसरा है ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र वाले जो है सेंट्रल पावर, ठीक है, और जो मित्र राष्ट्र हैं अलाइड पावर, ठीक है, दोनों के बीच मैच हो रहा था और अलाइड पावर वाले जीत जाते हैं, मित्र राष्ट्र जीत जाता है, जिसको लीड ब्रिटेन कर रहा था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, टर्की से एक समझौता कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, सेवर्स एग्रीमेंट, सेवर्स ट्रीटी। और सेवर्स ट्रीटी के तहत टर्की के जो राजा थे, टर्की के राजा को खलीफा कहा जाता था, कैलिफ, ठीक है। और इसके तहत क्या था कि जो अ, तुर्की के जो खलीफा थे, उनको अब उनका जो पावर था उसको सीज कर दिया गया और उस पद को समाप्त करने की बात हो रही थी। इससे मुस्लिम लोग हैं, यानी क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं वो खलीफा के समर्थन में थे, खलीफा उनके धार्मिक गुरु थे। पूरे विश्व में जो है खलीफा जो है वो मुस्लिमों का धार्मिक गुरु होते हैं। इस कारण उन्होंने इसका विरोध किया और इसके दौरान खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड के यहाँ दो टॉपिक डील कर चुके हैं, एक रॉलेट एक्ट और दूसरा है खिलाफत आंदोलन। भारत में भी इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू देखने को मिले। खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया और इसी दौरान 1919 से बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो जाते हैं, जिसको दबाने के लिए, जिसको सप्रेस करने के लिए अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है वो किसके प्रेसिडेंसी में या किसकी अध्यक्षता में आया था? वो आया था सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और ये 1919 में आया। और ये इसको ब्लैक ब्लैक लॉ भी कहा जाता है, ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह इसमें ना तो कि इस एक बार है ना, इसके तहत क्या था, यदि एक बार व्यक्ति कोई गिरफ्तार हो जाए तो इसे 3 महीने के लिए या ना इसे बिना किसी लीगल अथॉरिटी के इसको जेल में डाल दिया जाता था। आप पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगा, आप सीधे जेल जाइएगा, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा। यानी बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून था। आप इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब पूरी तरह से काला कानून था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और रॉलेट सत्याग्रह का शुरुआत किया, ठीक है। आगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, तो इसी दौरान आपको बता रहे हैं कि जैसे ही ये लागू होता है मार्च में, तो अप्रैल 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को क्या शुरू होता है, ये जालियांवाला बाग शुरू होता है। और कहाँ होता है? अमृतसर में। ये बहुत है ना भयंकर, जालियांवाला जो मैसेकर है अपने समय का, उस समय का भयंकर त्रासदी है और बहुत सारे, बहुत बड़ा, भारी मात्रा में नरसंहार होता है, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और ये इसके लिए जिम्मेदार कौन सा अधिकारी होता है? जनरल डायर, ठीक है। उस समय दो तरह के थे, एक था एम डायर, दूसरा था जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर जो था उस समय चीफ ऑफ डिफेंस डिफेंस था, यानी सेना प्रमुख था। और पंजाब के जो गवर्नर थे वो एम डायर थे, ठीक है। तो जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया। और ये जलियांवाला जो बाग है वो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक बाग था, बागीचा था। और इसमें केवल एक ही एग्जिट और एक ही एंट्रेंस था, यानी आप आने जाने का एक ही रास्ता है और चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, जिसके कारण लोग जो इकट्ठा हुए थे वहां पे, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को, उस दिन बैसाखी का दिन था। और सिख समुदाय में बैसाखी का जो पर्व होता है बहुत धूमधाम से और बहुत पवित्रता के साथ माना जाता है। इस दिन सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक मेला के जैसा लगता है, ठीक है। और इसमें क्या हुए, सभी बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। लेकिन लेकिन हुआ क्या,
किसी ने अंग्रेज को ये सूचना दे दी कि यहाँ जितने लोग शामिल हुए हैं वो बहुत भयंकर षड्यंत्र कर रहे हैं। इस कारण जो जनरल डायर है वो आनन फानन में आकर के चारों तरफ से घेराबंदी करता है बागीचे का और उन पर गोलियां चलाता है, जिसके कारण ये लोग भारी संख्या में लोग मारे जाते हैं। इसके खिलाफ एक कमेटी का भी गठन होता है इसके जांच के लिए, उसका नाम है हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन का जो गठन होता है उसने ये चलाया कि उसने अपने रिपोर्ट में बताया कि यहाँ जो हो रहा था षड्यंत्र ये ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए किया गया। यदि इन्होंने ऐसा काम नहीं किया होता तो ब्रिटिश एम्पायर को बहुत भारी नुकसान होता। यानी हंटर जो कमीशन था उसने भी इसे नीपापोती करने का काम किया। ओके, अब अगला हम लोग देखते हैं कर है तो जिम्मेवार कौन था? जनरल डायर हो गया इसका सही आंसर। अगला, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। इसके बाद गांधी जी खिलाफत के मुद्दे पर, जालियांवाला बाग के मुद्दे पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम को पहली बार एक करने का प्रयास किया और ब्रिटिश कानून के खिलाफ ब्रिटिश को नॉन कोऑपरेट किया। कहा कि अंग्रेज हम पर, मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर यदि शासन कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय का साथ देना। अब भारतीय इनका साथ नहीं देंगे और इसके कारण गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया कि हम भारतीय अंग्रेजों का यदि साथ नहीं देंगे तो जल्द ही क्या हो जाएंगे? वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, एक बुक है हिंद स्वराज 1909, उसमें इन्होंने अपना राय दिया था इसमें, है ना, उन्होंने बताया था इस चीज को। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1920 होगा। अच्छा, जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है तो असहयोग आंदोलन का शुरू होने के बाद इसका अंत कैसे होता है, यानी ये समाप्त कैसे होता है? तो एक घटना, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं, तो गांधी जी कभी भी कोई आंदोलन में हिंसा बर्दाश्त नहीं करते। और हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जहाँ वायलेंट होगा, ठीक है, जहाँ पर वायलेंस हुआ तो गांधी जी हो जाते हैं साइलेंट। ठीक है, वायलेंट साइलेंट अपोजिट है। जहाँ किसी तरह का वायलेंट होगा तो गांधी जी साइलेंट, यानी गांधी जी उस आंदोलन से बाहर हो जाएंगे। वही हुआ ना असहयोग आंदोलन के दौरान। एक घटना गोरखपुर जिला में चौरी चौरा एक जगह है, वहां पर कुछ लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, थाने में आग लगा दी। इससे 22 पुलिसकर्मी या कथित है ना 20 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। और गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करते वक्त 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का बात किया था, तो वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो गांधी जी को लगा कि अब जो ये आंदोलन है हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, हमारे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है, इसलिए गांधी जी ने उसे बंद करना ही उचित समझा और गांधी जी ने उसे फरवरी में क्लोज कर दिया। फरवरी में उन्होंने क्या किया? उस आंदोलन को स्थगित कर दिया और मार्च में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, 10 मार्च 1922 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा इंसिडेंट होता है? चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई? या चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड इन तो 1922। इसका सही डेट है 5 फरवरी यानी 5 फरवरी को ये घटना हुआ था। ठीक है, आगे कह रहे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व थे वो किसने किया था? वो अली ब्रदर्स थे। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इन्होंने खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन शुरू किया था, अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि टर्की पर सेवर संधि लागू कर दिया गया था, ट्रीटी। इस कारण ये भारतीय मुसलमान जो थे खलीफा के समर्थन में, खलीफा के पावर को बचाने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे और ये आंदोलन का नाम था खलीफा के, क्योंकि समर्थन में थे, सपोर्ट में थे, इसलिए इसका नाम खिलाफत मूवमेंट रखा गया। ओके, दांडी मार्च कहाँ से शुरू होता है? तो दांडी मार्च जो है ये कहाँ से शुरू होगा? साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से गांधी जी द्वारा नमक कानून के खिलाफ 1930 में 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च, ठीक है, 1930 को ये शुरू होता है। ओके, ठीक है, दांडी मार्च कहाँ समाप्त होता है? तो दांडी मार्च दांडी पहुंच के समाप्त होगा। तो ये गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, यानी कुल 24 दिन गांधी जी चलते हैं और इस दिन हर दिन 10 माइल का डिस्टेंस तय करते हैं और इस तरह से 240 माइल्स डिस्टेंस कवर करके गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं और वहां जाकर के नमक बना करके इस आंदोलन को की शुरुआत करते हैं। ये दांडी मूवमेंट था, जो मार्च था गांधी जी का,
वो 5 अप्रैल को ही समाप्त होता है और अगले दिन से 6 मार्च को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, अगला करा द साल्ट मार्च बिगेन ऑन, तो साल्ट मार्च कब स्टार्ट होता है? साल्ट मार्च होगा 1930 में और शुरू कब होता है? तो 12 मार्च 1930। चलिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड कर रहा है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ? तभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 1930 6 अप्रैल, ठीक है, 1930। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है हु ब्रोक द साल्ट लॉ, तो गांधी जी, ऑब्वियसली है कि गांधी जी ने शुरुआत किया तो गांधी जी तोड़ेंगे इसको। गांधी इरविन पैक्ट, तो अब देखिए होता क्या है कि जिस समय ये आंदोलन चल रहा होता है, गांधी जी उस समय भारत के जो वायसराय थे उस समय थे लॉर्ड इरविन। तो उसी समय एक रिपोर्ट आया था और वो जो था साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ताकि भारत में जो भी संवैधानिक विकास हो रहा था 1919 का इंडिया एक्ट का की जांच करनी थी और उस पर एक रिपोर्ट, एक है ना, एक रिपोर्ट तैयार करने की बात थी, जिस पर साइमन कमीशन ने पूरा भारत घूम करके और एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया। अब वहां पर चर्चा करने के लिए उस पे भारतीय नेताओं को बुलाया जाना था। इसके लिए गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस के शुरू करना था, जिसके लिए भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन ठीक उस समय 1930 में जिस समय वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था, ठीक उसी समय गांधी जी भारत में एक मूवमेंट शुरू किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सीडीएम कहें। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि गांधी जी तो साफ ही इनकार कर दिए कि भाई हम जाएंगे। यानी जो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, आपका ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था, वो बिना गांधी जी के हुआ और इसमें बहुत ज्यादा निर्णय नहीं आ पाया। तो दूसरी बार जब 1931 में, देखिए 3 होगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लगातार होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा होगा 1931 में। तो पहले वाले में तो गांधी जी नहीं गए, तो पहले वाले में जब गांधी जी नहीं जाते तो उनको गांधी जी को लाने के लिए, यानी गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी बहुत चर्चित नेता थे, बहुत फेमस थे और सबसे बड़ा बात थी ये वायलेंट को स्वीकार नहीं करते थे, तो ऐसे नेता को ब्रिटिश भी चाहते थे और ब्रिटिश को भी पता है कि जब तक गांधी जी हैं, सड़क रोड पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तब तक हिंसा नहीं होगा। तो इसलिए गांधी जी से वो बातचीत करने के लिए और गांधी जी को मनाने के लिए, क्योंकि गांधी जी का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा था, बहुत लोग चाहते थे गांधी जी को, इसलिए इनको लगा, अंग्रेजों को लगा कि नहीं, जब तक हम गांधी जी नहीं आते हैं सम्मेलन में, तब तक ये बात अधूरा हो जाएगा, यानी रामायण राम के बिना अधूरा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें गांधी जी का जाना बहुत जरूरी था। इसके लिए अब जो भारत में उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनकी उनको उन पर प्रेशर आया कि आप किसी भी हाल में गांधी जी को क्या कीजिए, लंदन भेजिए, क्योंकि ये राउंड टेबल जो हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, लंदन में हो रहा था, होना था। और गांधी जी सीधा बोल चुके थे कि भाई हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आपने मेरा बात नहीं माना, तब तो हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किए। तो अब क्या है, अब गांधी जी गांधी जी की बहुत सारे शर्तों को, बातों को इरविन ने माना और इरविन ने भी और गांधी जी ने भी इरविन की बातों को माना और इरविन ने भी कुछ बातों को गांधी जी का माना और गांधी जी क्या मान लिए कि चलिए ठीक है, हम सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है हम उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ क्या है कि 1931 में ये सबमिट होता है 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके तहत गांधी जी ने कुछ समय के लिए सीडीएम को रोक दिया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि हमारे अनुरूप नहीं हुआ तो हम फिर से आकर के क्या करेंगे, इसको रीओपन करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी इस तरह से, है ना, लंदन जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेकंड राउंड टेबल, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि इसी में गांधी जी शामिल होते, तो तीनों का तीनों कहाँ होगा, लंदन में होगा। गांधी जी गए थे, राजपुताना जो जहाज है उससे गए थे, शिप से गए थे। ठीक है, आगे कह रहा है हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल, अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिसका चर्चा कर रहे थे कि गांधी जी थे, महात्मा गांधी ही थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग वहाँ डिस्कशन जो की उससे बहुत सारे जो रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हमने आगे दिया है, तो हम हर एक टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से हम करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको
एक है ना जो रिवीजन है आपके दिमाग में, जो कहानी है, आप इसको जितना मल्टीपल टाइम आप सुन सकते हैं, आप इसको सुनिए, और आप इससे है ना बहुत सारी चीज़ आपको ध्यान में आएगी, और अपना नोट्स को भी बराबर बराबर आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हु क्रॉप विच क्रॉप वाज मेनली ग्रोन इन चंपारण। चंपारण में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो आपको अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इंडिगो नील की खेती होती थी। द अहमदाबाद सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू, तो ये जो हम अहमदाबाद वाला जो था, अब अहमदाबाद का कहानी हम लोग देखेंगे। अहमदाबाद और एक है खेड़ा। खेड़ा मूवमेंट जो था ये फार्मर्स का था, जबकि ये अहमदाबाद जो स्ट्राइक था या सत्याग्रह का लिए तो मिल वर्कर्स था। एक्चुअली क्या था उस समय 1917 के बाद जो वर्ल्ड वार का था लास्ट फेज में, पूरे गुजरात और महाराष्ट्र यानी बम्बई जो क्षेत्र था प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो अहमदाबाद के जो बहुत सारे जो वर्कर्स थे, वो छोड़ छोड़ के मिल जा रहे थे। तो मिल मालिक को लगा कि उनका मिल तो बंद हो जाएगा, उनका फैक्ट्री बंद हो जाएगा, तो कैसे काम होगा, तो उनको तो लॉस हो जाता। तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया वर्कर्स को, एक लुभावना ऑफर दिया कि जो लोग हमारे यहाँ काम करेंगे उनको प्लेग बोनस दिया जाएगा, यानी सैलरी तो दिया जाएगा, साथ साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा भी अमाउंट दिया जाएगा। तो बहुत सारे वर्कर्स जो थे, जो मान गए, वो रुक गए, और इस तरह से कुछ समय के बाद जब वो समाप्त होता है प्लेग का दौर, तो नॉर्मल समय आने के बाद वो जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर दिए प्लेग बोनस का। किंतु हुआ क्या, जो मिल मालिक थे उन्होंने उनका बोनस देने से इनकार कर दिया। बस यही था, यही घटना हुई, और इसके कारण क्या थे, जो वहाँ मिल वर्कर थे वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और गांधी जी इसमें जब शामिल हो गए, तो ये पहली बार हंगर स्ट्राइक हुआ, और गांधी जी ने पहला आंदोलन था गांधी जी का जिसमें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल किया था। वो कौन सा था, अहमदाबाद सत्याग्रह। ये कब होता है, 1918 में। कब होता है, 1918 में। गांधी जी 15 मार्च 1918 को ये शुरू करते हैं। और ठीक कुछ दिन के बाद, क्योंकि फसल उस समय नहीं होता है अच्छा, बारिश अच्छा नहीं होने के कारण फसल अच्छा नहीं हो पाता है, क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है, और या किसानों को लॉस हो जाता है, तो किसान टैक्स देने में अनेबल हो जाते हैं, वो एबल नहीं रहते हैं किसान कि हम किसानों ने, है ना। लेकिन आपको तो पता है कि ब्रिटिशर्स मानने वाले है नहीं, तो उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया, किसानों से जमीन छीनना शुरू कर दिया, या उनके जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उनके पास जो था संपत्ति उनको छीनना शुरू कर दिया। इस तरह से किसानों ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो खेड़ा में हुआ ये आंदोलन, और इस आंदोलन में जब गांधी जी का प्रवेश होता है, तो ये कुछ दिन के बाद ये भी आंदोलन को गांधी जी क्या करते हैं, सक्सेस कर लेते हैं, और ये 22 मार्च को शुरू होता है। कब शुरू होता है, 22 मार्च, ठीक है। ओके ओके, तो ये है फार्मर्स का है। चलिए ठीक, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द स्लोगन डू और डाई। तो गांधी जी ने इस आंदोलन का, यानी डू और डाई यानी क्या है, डू और डाई कहने का मतलब करो या मरो, ये कब दिए थे गांधी जी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में, ठीक है। ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसका सबसे फेमस यही था स्लोगन। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। स्वराज ध्वज किसने बनाया, यानी जो हमारा जो अभी जो हमारा देख रहे हैं तिरंगा झंडा है, उसको किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने, है ना, इसको तैयार किया था, ठीक है। द साइमन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन कब आया, तो 1927 में इसका गठन किया जाता है, और 1928 में ये भारत आता है, ठीक है। साइमन कमीशन को, है ना, 1998 के जो 19 के जो एक्ट थे उसकी जांच करनी थी, और उस पर एक रिपोर्ट बनाना था, ठीक है। अब हुआ क्या कि साइमन कमीशन 7 मेंबर्स की कमेटी थी, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसका भारतीयों ने विरोध किया, और साइमन गो बैक का नारा लगाया लोगों ने, है ना, साइमन गो बैक का नारा लगाया। और इसके, है ना, साइमन कमीशन जहां भी गई वहां क्या हुआ, इसके खिलाफ नारेबाजी हुई, स्लोगन लोगों ने इसके एंटी स्लोगन, हाँ, लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें केवल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसका जो अध्यक्ष था, जो मेन जो लीडर था इसका, वो थे सर जॉन साइमन। और देखिए ना, आ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ही आ गया, द स्लोगन साइमन गो बैक बाज, ना, रिसाइडेड बिकाउज रिच्ड बिकाउज, क्योंकि नो इंडियन मेंबर इंक्लूडेड इन साइमन कमीशन, इसलिए इसका विरोध किया गया, और इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
अगला, हु वाज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन फेमस थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने रेड शर्ट सोसाइटी का गठन किया था और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की, है ना, जिस तरह से गांधी जी पूरे भारत में फेमस थे, इस तरह से बलूचिस्तान वाले साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर साइड में आप देखिएगा, है ना, NWFP, ठीक है, ये है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, है ना, प्रोविंसेस, ठीक है, जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया है उसमें ये बहुत फेमस थे, और ना खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से फेमस थे, ठीक है। अगला, रेड द रेड शर्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, देखिए, यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और यदि हम इटली जाएंगे तो दक्षिणी इटली को एकीकृत करने वाला गैरिबाल्डी थे, और गैरिबाल्डी को इटली की तलवार भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने दक्षिणी इटली को एकीकृत कर राजा, जो वहाँ के राजा थे, इमैनुअल सेकेंड, ना विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उनको सौंप दिया। और इन्होंने जो गैरिबाल्डी थे उन्होंने भी रेड शर्ट सोसाइटी का गठन किया था, और ना एक्सपेडिशन ऑफ थाउजेंड्स नामक एक अभियान चलाया था, जिसके थ्रू लोग जुड़ते चले गए, और सोसाइटी का नाम क्या रखा गया? रेड शर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर है द पूना पैक्ट वाज साइंड इन, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। देखिए, जो सेकंड वाला जो था, जो सेकंड, सॉरी एक सेकंड, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल जो मूवमेंट है, कॉन्फ्रेंस था, उसमें क्या हुआ कि गांधी जी, अ, गांधी जी एक हुआ क्या कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, और उनके लिए, है ना, ये अम्बेडकर जी ने एक भारतीयों को, अंग्रेज ने डू और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो का नीति लगा ना। उन्होंने हमेशा क्या किया कि किस तरह से हम भारतीयों के बीच क्या करें, मतभेद पैदा करें, भारतीयों को बांटें और हम उन पर राज करें। ये उनकी पुरानी नीति थी, और इसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। जिस तरह से इन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग किया, ठीक उसी तरह से इसने, है ना, हिंदुओं में जाति और ऊंचे, है ना, ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव लाना शुरू कर दिया। और इन्होंने 1932 में, सॉरी 1931 में, सेकेंड जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें क्या होता है कि गांधी जी को, होता क्या है कि गांधी जी, एक, है ना, गांधी जी और अंबेडकर के बीच बहस हो जाता है, किस बात को लेकर? आरक्षण को लेकर के। गांधी जी चाह रहे थे कि हम जो SC ST लोग हैं, या जो ना, उस समय SC ST का बात नहीं होता था, उस समय जो थे ना निचली जाति के लोग हैं, उनके साथ हम हैं साथ, लेकिन उनके लिए एक अलग से बनाना, इलेक्टोरल बॉन्ड बनाना, एक अलग से इलेक्टोरेट गठन करना, यानी कहने का मतलब अलग से उनके लिए चुनाव प्रणाली लाना, तो ये सही नहीं। यानी अब दलित क्या करेगा? दलित को वोट देगा। जैसे पहले जो था, एक आपको बता चुके हैं ना, सांप्रदायिक पंचायत, इसको क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। कम्युनल का मतलब क्या? अब क्या हो, कम्युनिटी के आधार पर अब वोटिंग होगा, इलेक्शन होगा। कम्युनिटी के आधार पर यदि वोटिंग होगा, तो अब क्या होगा, कुछ जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट को वोट देंगे, उसका नेता अलग हुआ, दलित का नेता अलग होगा, दलित के लोग दलित को वोट देंगे। इस तरह से ये जो कम्युनल अवार्ड था, वो अम्बेडकर इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि अम्बेडकर को लगता था कि जिस दलितों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, क्योंकि दलित हिंदू है ही नहीं। जो मंदिर दलित बना रहा है, उस मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है, जो घर दलित बना रहा है उसमें वो प्रवेश नहीं कर सकता है, वो जा नहीं सकता है, छूत है, अछूत है, ठीक है। तो ये इसलिए अम्बेडकर शुरुआत से इस भेदभाव का शिकार थे, तो उन्होंने वहाँ के जो प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनल्ड, उनको समझाने में तैयार हो गए। वो पूरी तरह से उनको समझा चुके हैं कि दलित हिंदू में नहीं आता है। इस तरह से वहाँ का जो प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के, रैमजे मैकडोनल्ड, उन्होंने एक अवार्ड की घोषणा किया, कम्युनल अवार्ड। इसके तहत क्या होता कि अब हिंदू से दलित अलग हो जाता था और उनका भी चुनाव अलग से होता। तो इसी का विरोध किया गांधी जी ने, और उन्होंने सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको बीच में ही छोड़ करके भारत चले आए, और भारत आकर के उन्होंने फिर से क्या शुरू कर दिया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, CDM फिर से शुरू कर दिया। ओके, ठीक है। तो जब गांधी जी भारत आ गए, तो गांधी जी ने आकर के भारत में आजीवन आमरण अनशन शुरू कर दिया कि भाई हम टिल डेथ, हमारा जो हंगर है टिल डेथ चलेगा, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं जाती है ना। अब इससे क्या हुआ, सभी लोग एकदम परेशान परेशान हो गए गांधी जी का। अब ये जो गांधी जी का जो इस तरह से जो रवैया था 1932 में, तो 20 सितंबर 1932, ठीक है, हुआ क्या है, 16
अगस्त 1932 को रैमजे डोनाल्ड ने क्या, सॉरी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, क्या किया, रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया। और वो इसको भीमराव अम्बेडकर अपना बहुत बड़ा जीत और बहुत बड़ा है ना खुशी से भारत आए, लेकिन उनको क्या पता था कि ये गांधी जी जो इस बात को लेकर के अभी भी नाराज रहेंगे। और जैसे ही गांधी जी को पता चला कि ये कम्युनल अवार्ड पास हो गया है, गांधी जी स्ट्राइक पर बैठ गए कि भाई हम जब तक हम जब तक हमारी शरीर में प्राण है तब तक हम इस बात को मानने वाले नहीं हैं। हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और हम आमरण अनशन करेंगे जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। और गांधी जी उस समय पुणे जेल में थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब 20 सितंबर को बैठ गए हैं, लेकिन अगले ही कुछ 2-4 दिन में, 5 दिन में अम्बेडकर जी आए और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना में ही जेल में ही क्या हुआ, एक समझौता होता है। और उसके तहत है ना गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम दलितों के विकास की बात करते हैं, हम उन्हें सीट दे देते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं, कुछ सीट अलाउड कर देते हैं कि उस पर केवल दलित ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वोट सब देगा। तो इस तरह से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच दोनों में समझौता हो जाने के बाद है ना ये जो कब हुआ था, 1932 में हुआ था और ये बात सुलझ गया। अब अगला करा हु साइन द पूना पैक्ट, है ना, विथ गांधी। तो गांधी जी के साथ किन के बीच हुआ था, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। अभी हम लोग कहानी सुन रहे थे। द रॉलेट एक्ट वाज ऑल्सो नोन एज, तो इसको काला कानून कहते हैं, ठीक है। ये ब्लैक हो गया, ब्लैक एक्ट। अगला हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी। गांधी जी को 1917 में जब आए थे गांधी जी बिहार आए थे, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको है ना महात्मा की उपाधि दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग है ना इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए अपना, ठीक है। और इसमें आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट जो होंगे आपको नोट करने लायक होगा, कुछ कुछ बातें होंगी जो आपको नोट करनी चाहिए अपने नोट्स में, ओके। द अगला क्वेश्चन 32 नंबर, तेरा द डिमांड ऑफ स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एट। तो ये डिमांड कहाँ शुरू हुआ था, तो लाहौर सेशन में हुआ था, है ना, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, है ना। स्वराज जो स्वराज की मांग है, पूर्ण स्वराज की मांग है, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो लाहौर सेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ओके। कर रहा है 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज अ, करेक्ट, 26 जनवरी 1930 को किस रूप में सेलिब्रेट किया गया, तो इसे किया गया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में। एक्चुअली क्या है कि हुआ क्या था कि 1929 को 31 1929 यानी 31 दिसंबर 1931 को लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अगले वर्ष हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे। इसी दौरान ये जो है हम लोगों ने 26 जनवरी को 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, तो हम लोग तो स्वतंत्रता दिवस को दिन मना नहीं पाए 26 जनवरी को। तो इसी को याद करने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया, अपनाया। और इस तरह से 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो आज हम लोग 26 जनवरी को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में, ठीक है, ओके। अगला जो सवाल है हु प्रेसिडेंटेड ओवर द लाहौर सेशन। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। लाहौर सेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। कह रहा हु फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कह रहा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, जयप्रकाश नारायण। यदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कहेगा तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, 1931 में, ये 1934 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मेनली अपोज्ड। कह रहा किसका अपोज किया गया था, तो ब्रिटिश लॉ और टैक्सेस का, ठीक है। कह रहा हु कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1934। किसने इसे बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसे पूरी तरह से सीडीएम को कब 1934 में गांधी जी ने बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने संन्यास भी ले लिया, ठीक है। और उसके साथ क्या हुआ कि गांधी जी अब जो है रचनात्मक कार्यों पर और इसके साथ हरिजन के विकास पर, हरिजन यानी जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनकी देखरेख और उनके विकास के लिए काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। द खिलाफत इशू वाज रिलेटेड टू। खिलाफत किससे जुड़ा हुआ था, तो देखिए अभी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, टर्की से जुड़ा हुआ है,
हु रोट हिंद स्वराज, इसके बारे में भी हम लोग कर चुके हैं। इसे किसने लिखा था? गांधी जी ने 1909 में, और इसी में असहयोग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन एक बार डिस्कस टॉपिक करने के बाद क्या होता है कि पूरी तरह से हमें हर चीज़ समझ में आ जाता है, और उसके बाद हमें एमसीक्यू बनाने में क्या होता है, हमको रिकॉल करने में मदद करता है। किस चीज़ को रिकॉल करने में कौन मदद करेगा? एमसीक्यू। आप तो आप पढ़िए क्वेश्चन, आप पूरी तरह से नोट्स को रिवीजन कीजिए, नोट्स रिवीजन करने के बाद एमसीक्यू को जरूर देखिए। इससे क्या होगा, आप पूरी तरह से उस चैप्टर पर अपना पकड़ और अपना कंसेप्ट को पुस्टअप कर पाइएगा। ठीक है। द स्पिनिंग व्हील चरखा बिकेम अ सिंबल ऑफ, यानी कह रहा है जो चरखा है वो किसका सिंबल था, किसका प्रतीक था? तो सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का, सेल्फ डिपेंडेंसी का प्रतीक था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। ठीक है, स्वावलंबन का। कह रहा है विच मूवमेंट इनकरेज पीपल टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स, तो कौन था? नॉन कोऑपरेशन, है ना। ये नॉन कोऑपरेशन में हमने ही क्या अपनाया था? बाइकआउट, है ना, फॉरेन गुड्स। ओके। कह रहा विच मूवमेंट इन्वॉल्व ब्रेकिंग अनजस्ट लॉ, कह रहा जिसमें क्या था कि हमने, है ना, जो अन्यायी जो कानून था, अनैतिक जो कानून थे, उनको हमने क्या किया है? ब्रेक किया। हमने कानून तोड़ने का काम किसमें किया था? सिविल डिसोबीडियंस, यानी, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया था। हु वाज द वायसरी हु वाज द वायसराय ड्यूरिंग द दांडी मार्च, तो दांडी मार्च के समय हम लोग बता ही रहे थे, हम लोग चर्चा कर ही थे कि लॉर्ड इरविन थे। इनका जो टेन्यूर है 1926 से 31 तक ही रहते हैं। ठीक है। अगला, कह द कांग्रेस डिमांडेड, कांग्रेस ने किसका डिमांड किया? पूर्ण स्वराज का। कहाँ से? 1929 से 1929 को, और कहाँ से किए थे? लाहौर से, लाहौर सेशन से। नेक्स्ट, द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक टुक प्लेस, तो 1918। अगला, द खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस इन, तो कब हुआ था? तो ये 19, अच्छा इस सवाल शायद रिपीटेड हो गया है। ठीक है, ये 1918 हो जाएगा इसका सही आंसर। हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसके नाम से कौन जाने जाते हैं? वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी को तो फादर, है ना, फादर ऑफ नेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल जो है, विच मूवमेंट यूनाइटेड हिंदूज एंड मुस्लिम ऑन अ लार्ज स्केल, तो ये कौन था? नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, एजुकेशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लैंड रिफॉर्म, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। यानी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य क्या उद्देश्य था, क्या एम था? तो इसका हमारा लक्ष्य क्या था? पूरी तरह से हम आज़ाद होना चाहते थे, है ना, ब्रिटिश जो रूल था उससे हम पूरी तरह से आज़ाद होना चाहते थे। अगला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, तो फादर ऑफ नेशन कौन थे? तभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी। ठीक है। अब कह रहे देखिए सर्सन रीजन का सवाल है, सर्सन रीजन के सवाल बहुत बेहतरीन होते हैं। आप यदि कॉन्सेप्ट समझें तभी इस सवाल का आप हल कर पाइएगा। इसको, है ना, हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हल करते हैं। तो कह रहा है ना, इसमें ए बी सी डी करके 4 हैं ऑप्शन है आपके, वही विकल्प जो है, इसको कैसे चूज करना है? कह रहा है एसर्शन है और रीजन है। ठीक है। कह रहा है बोथ एसर्शन, यानी दोनों जो कथन है यदि सही होंगे, कौन कौन से कथन होंगे? एसर्शन होंगे, ए है और रीजन है उसका आर, यानी दो कथन है, दिए हुए स्टेटमेंट है ए और आर, एक यदि दोनों सही है और आर ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो हम ऑप्शन क्या करेंगे? चूज ए करेंगे। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम बी चूज करेंगे। यदि पहला सही है दूसरा गलत है तो सी चूज करेंगे, और पहला गलत और दूसरा सही है तो हम डी चूज करेंगे। ठीक है। तो हम लोग आप लोग यदि समझ गए, यदि नहीं समझ पाए तो आप इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा पीछे जा करके ना वीडियो फिर से देखिएगा और सुनिएगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी के रहते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही हो और दूसरा पहले का क्या हो, व्याख्या करता हो, उसका एक्सप्लेनेशन करता हो, ए ऑप्शन। यदि एक्सप्लेनेशन नहीं करता हो, दोनों सही हो तो बी ऑप्शन, और यदि पहला सही हो और दूसरा गलत हो तो ऑप्शन सी, पहला गलत और दूसरा सही हो तो ऑप्शन डी। इस तरह से हम लोग इसको चलेंगे। तो अब करा है स्टेटमेंट पहला क्या करा है? करा है कथन है महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, सही बात है। महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सही बात है। अच्छा, इसका कारण क्या था? करा द चौरी चौरा इंसिडेंट बिकेम वायलेंट, चौरी चौरा घटना क्या हिंसक हो गई थी, इसका कथन क्या है? ये भी सही, ये भी सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था,
सही बात है, सही है, पहला हमारा सही हो गया। इससे ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमे लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी, ये भी बात सही है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इसका क्या है, ये कारण है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। कह रहा है दांडी मार्च साबरमती से शुरू हुआ, सही बात है। द शॉर्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, सही बात है। कह रहा है अगला, गांधी वांटेड टू ब्रेक द सोल्ट लॉ, सही बात है, इसलिए तो गांधी जी जा रहे थे। तो कारण क्या था, साबरमती दांडी मार्च करने का क्या कारण था, तो ये था वर्ल्ड सोल्ट को रोकना था, ये जो है ना, ऑप्शन नंबर ये। चलिए, बहुत आसान होता है सर रीजन का सवाल, बहुत ही आसान होता है। इसको बता आप है ना बेहतर ढंग से देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एसर्शन है, 4 नंबर क्वेश्चन है जो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है 4 नंबर, द सिविल और डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930, सही है। कह रहा है इट एम्ड टू अपोज अनजस्ट ब्रिटिश लॉ, ये भी सही है। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानून का विरोध करना था। कारण और कथन दोनों सही है, ऑप्शन ए। बस इसी तरह से बनाना है, ठीक है। एसर्शन कह रहा है द जालियांवाला बाग मैसेकर इंक्रीज नेशनलिस्ट फीलिंग्स एमंग इंडियंस, सही बात है। राष्ट्रवाद का भी है ना, भावनाओं को फैलाया था जालियांवाला बाग ने, सही बात है। राष्ट्रवाद की भावना को भारतीयों में फैलाया, बढ़ाया। कह रहा है जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, है ना। तो जालियांवाला बाग क्यों किया, क्योंकि है ना इसने निहत्थे ऊपर क्या किया था, नरसंहार किया, भारी मात्रा में किया था, इसलिए दोनों क्या है, सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इससे ऑप्शन नंबर। खिलाफत आंदोलन तुर्की से संबंधित था, सही है। भारतीय मुसलमान उस्मानी खलीफा की रक्षा करना चाहते थे, सही बात है। तो खिलाफत आंदोलन का कारण है कि नहीं, ये कारण क्या था, क्योंकि ये समर्थन करना चाहते थे, इसलिए आंदोलन शुरू है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, महात्मा गांधी अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सही बात है, दूसरा में ही भाग लेते हैं, ठीक है। रीजन क्या है इसका, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन बिफोर द कॉन्फ्रेंस, हम अभी आपको चर्चा कर रहे थे कि वो कहानी आपको सुनाने के बाद क्या हुई है, पूरा बिल्कुल सही हो गया। गांधी इरविन पैक्ट में ही ये साइन कर लिया गया था कि गांधी जी शामिल होंगे। तो क्या कथन का कारण है, ये कारण है ना, सही है। हमारा आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए हमारा लास्ट सवाल लास्ट हो रहा है, ठीक है। टोटल जो था लगभग लगभग 60 सवाल थे, 60 या 61 सवाल थे, ठीक है। कह रहा है 8 नंबर देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है असर्शन का। कर द साइमन कमीशन हैड इंडियन मेंबर्स, साइमन आयोग में भारतीय सदस्य थे, गलत बात, नहीं था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का स्वागत किया, नहीं किया, गलत बात। लेकिन यहाँ देख एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों गलत हो गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों, यदि इसका ऑप्शन बनाया जाए ए और बी दोनों सही, तो इसका ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, यानी कहने का मतलब अलग से ये असर्शन रीजन का सवाल नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। इस तरह से भी बनाए विकल्प में ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, इस तरह से भी ऑप्शन रहेगा, तो आपका स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, ठीक है, इस तरह से। ओके, 9 नंबर का रहा है द साइमन कमीशन भारत कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सही है, इसलिए इसने साइमन गो बैक का नारा लगाया, सही बात है। ये दोनों सही है, और एक दूसरे या ना व्याख्या भी कर रहा है। कह रहा है चरखा स्वावलंबन प्रतीक बन गया, सही बात है, चरखा स्वावलंबन का प्रतीक बन गया था, यानी सेल्फ रिलायंस का बन गया था, सही बात है। कह रहा गांधी ने लोगों को खादी पहनने और बनाने के लिए प्रेरित किया था, इसीलिए तो बन गया था, सही बात है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोनों कथन भी हम ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसका व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अगला, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनकरेज द बाइकआउट फॉरेन गुड्स, कर असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार को बढ़ावा मिला, सही बात है। कर द मूवमेंट प्रमोटेड द यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स, इस आंदोलन ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, सही बात है। हमने बहिष्कार किया और साथ ही क्या किया, हमने अपने खादी जो वस्त्र है, जो हमारा जो स्वदेशी जो वस्त्र है, हम उसको या वस्तुओं को हमने क्या किया, बढ़ावा दिया, इसलिए हमारा आंसर ये सही। इस तरह से ये पूरा हो गया समाप्त टोटल, ठीक है। हम इस सेशन को पूरे क्या कर लिए हैं, हमारा हो गया है। और इस तरह से अब देखिए ना, आप पूरा वीडियो देखना है आपको, पहला चीज आपको पूरा वीडियो देखना है और आराम से पेशेंस के साथ देखना है वीडियो को, ठीक है। और आप लोग